तो विस्तार से बात, बाबा के बुलडोजर की धमक सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि तेलंगाना में भी सुनाई दे रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए हैदराबाद गए सीएम योगी का स्वागत बुलडोजर वाले पोस्टर से हुआ। दरअसल सीएम योगी की शासन रैली की धाक यूपी के बाद अब दूसरे राज्यों में भी महसूस हो रही है और सीएम योगी खुद इसका संदेश दे रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने कहा, यूपी में माफिया का उपचार बुलडोजर से होता है और यूपी के अपराधी इस बुलडोजर से थर-थर कांपते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने कहा, 2017 से पहले यूपी में भी माफिया हावी थे, लेकिन अब नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। साथ ही उन्होंने कहा, बीआरएस और एआईएमआईएम पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस और इन सभी को एक कटघरे में खड़ा किया और कहा कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सभी, क्योंकि ये लोग आपकी पहचान को खत्म करने वाले हैं। साथ ही सीएम योगी ने मुस्लिम आरक्षण का भी मुद्दा छेड़ दिया और कहा, अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आती है तो मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कि किस तरीके से तेलंगाना में गरजे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस तेलंगाना राज्य की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती रही, यहां पर संगठित अपराध में संलिप्त माफिया है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी यह माफिया इसी प्रकार से हासिल है। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। यूपी में कोई दंगा नहीं होता है। राष्ट्रवादी राजनीति के पुरोधा योगी आदित्यनाथ तेलंगाना में हुंकार भर रहे हैं। कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम को ललकार रहे हैं और प्रहार कर रहे हैं उस एजेंडे पर जिसके मार्फत अब तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई। ये तस्वीर हैदराबाद की है, जहां सीएम योगी के स्वागत में बुलडोजर वाले पोस्टर और भाग्यनगर का नारा लगा। सीएम योगी जनसभा और रैली कर रहे थे और लाखों की भीड़ दर्शन मात्र के लिए सड़क पर उतर चुकी थी। और जब मुख्यमंत्री योगी ने अपना संबोधन शुरू किया, तेलंगाना की जनता ने उनका दिल खोल कर स्वागत किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये माफिया इसी प्रकार से हावी थे। उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। उत्तर प्रदेश में माफिया हावी थे, माफिया की पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी, आम नागरिक का कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट है। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। यूपी में कोई दंगा नहीं होता है। सीएम योगी की शासन शैली की धाक यूपी से बाहर अब दूसरे राज्यों में भी महसूस हो रही है। हैदराबाद भी योगी की लोकप्रियता से अछूता नहीं है। इसकी बानगी तब दिखाई दी जब सीएम योगी ने हैदराबाद समेत आसपास के जिलों में रोड शो करके कांग्रेस और ओवैसी पर निशाना साधा, तो उन्हें देखने और सुनने के लिए लाखों लोग उमड़ पड़े। और माफिया और अपराधियों का उपचार क्या है, ये यूपी के बुलडोजर को चलते हुए देखते हैं। तो भाइयों बहनों, यही उसका उपचार है। और मैं आज आपको यही कहने के लिए आया हूं, चाहे वह कांग्रेस हो या टीआरएस का बदला हुआ नाम बीआरएस, जब किसी को समय पूर्व छुट्टी की जाती है तो उसको बीआरएस दिया जाता है, और ऐसे ही केसीआर को समय पूर्व छुट्टी देनी है, इसलिए उसका नाम बीआरएस हो गया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हो या बीएसआर या बीआरएस, और इनका एक कॉमन फ्रेंड है एमआईएम, कॉमन फ्रेंड, जिसका काम है फेविकोल के रूप में काम करना।
ये जो फेविकोल है MIM के रूप में, ये तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। तेलंगाना की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी पहचान को समाप्त करने वाले ये लोग हैं और ये माफिया को पनपाने वाले लोग हैं। तेलंगाना के रण में सीएम योगी ने एक और बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है। उन्होंने बीआरएस सरकार की ओर से दिए जा रहे मुस्लिम आरक्षण पर निशाना साधते हुए कहा कि तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण भीमराव अंबेडकर की ओर से बनाए गए संविधान का अपमान है। ऐसे में मुसलमानों को आरक्षण देना असंवैधानिक है और इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाना चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर के आ पाएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा और ये आरक्षण का लाभ यहाँ के SC, ST, OBC और यहाँ के गरीबों को प्राप्त होगा। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, किसी भी स्थिति में इसको लागू नहीं होने देना चाहिए। लेकिन बीआरएस और कांग्रेस मिलकर के देश को एक नए विभाजन की ओर ले जाना चाहती है और आपके हकों पर कुठाराघात करना चाहती है। सीएम योगी ने साफ कर दिया, तेलंगाना में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो मुस्लिम आरक्षण खत्म हो जाएगा। यानी जिस मुद्दे पर अब तक कांग्रेस, बीआरएस और ओवैसी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, उस पर सीएम योगी ने फुल स्टॉप लगा दिया है और यहाँ की भीड़ भी इसकी गवाही दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब दलितों को नए दांव से साधने में जुट गई है। इस स्पेशल प्लान में योगी सरकार कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की तैयारी कर रही है, जिससे दलितों को अपने पाले में लाया जा सके, क्योंकि सिर्फ एक कॉलेज के नाम बदलने मात्र से ही कभी मायावती, कभी अखिलेश के वोटर एक झटके में बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। दरअसल जिस मेडिकल कॉलेज के इर्द गिर्द दलित सियासत हो रही है, उस कॉलेज की नींव 2006 में पड़ी थी, जिसके बाद बीएसपी सरकार में 2008 में कॉलेज का नाम बदल दिया गया और कॉलेज का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया। फिर 2012 में सपा सरकार ने इस कॉलेज का नाम बदल दिया, लेकिन एक बार फिर से उसी कॉलेज के नाम को बदलने का प्रस्ताव सीएम योगी के पास भेजा गया है और भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही रखने की बात कही गई है, जिससे दलितों को साधा जा सके। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। कभी सियासी फायदे के लिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जिलों और कॉलेज के नाम बदले, तो अब योगी सरकार में उस नाम को दोबारा बदलने की तैयारी हो रही है और दांव खेला जा रहा है। दलितों को लुभाने का इसके लिए कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की फाइनल तैयारी हो गई है, जिसे बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। दरअसल सपा में बदला था मेडिकल कॉलेज का नाम, राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज कर दिया था नाम। फिर से नाम बदलने का प्रस्ताव सीएम योगी को भेजा, भीमराव अंबेडकर के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव। यानी जिस कॉलेज के नाम को मायावती ने भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा था, उसे समाजवादी पार्टी की सरकार में बदल दिया गया और अब फिर से उसी मेडिकल कॉलेज के नाम को वापस भीमराव अंबेडकर किया जा रहा है। मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी दलितों को नए दांव से साधने की रणनीति पर काम कर रही है। योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक विशेष रणनीति के तहत इस अभियान में जुट गया है, जहां योगी सरकार कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने जा रही है और इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। यही नहीं, सपा सरकार में अंबेडकर का नाम बदलकर राजकीय मेडिकल कॉलेज कर दिया गया था। अब योगी सरकार एक बार फिर अंबेडकर के नाम पर कन्नौज मेडिकल कॉलेज, जो कि राजकीय मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम अंबेडकर के नाम पर करेगी। दरअसल यूपी में 2024 के लिए मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी हर सियासी मोर्चा दुरुस्त करने में जुटी है। सबसे ज्यादा फोकस सामाजिक समीकरण साधने पर है। पार्टी की ओर से जहां पिछड़ों को जोड़े रखने की मुहिम चल रही है, वहीं निगाहें दलित वोट बैंक पर भी है। बीते 2 दशक से बसपा को ऑक्सीजन देने वाले इस वोट बैंक को साधने में बीजेपी सफल रही तो विरोधियों की राह बेहद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अंबेडकर को दलित और वंचित वर्ग की अस्मिता का प्रतीक माना जाता है। जब बीजेपी ने इन्हीं के नाम के सहारे दलितों को रिझाने की पूरी तैयारी कर ली है।
जब आपको पावर मिली अखिलेश जी, तो आपने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज के नाम से बाबा साहब का नाम क्यों काट दिया? ये कन्नौज नहीं, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। और इसकी मांग कन्नौज के नागरिकों ने भरपूर की और हम लोग ने इस चीज की स्वास्थ्य मंत्री जी से, डिप्टी सीएम साहब से, आदरणीय योगी जी से अनुरोध किया है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। और मुझे आशा है, विश्वास है कि बहुत जल्दी हम लोग बाबा साहब के नाम पे मेडिकल कॉलेज को पूरा करेंगे। योगी सरकार ने सामाजिक समीकरण साधने के लिए पहले ही सामाजिक अस्मिता के प्रतीक महापुरुषों के नाम पर शैक्षणिक संस्थाओं और चिकित्सा संस्थाओं के नामकरण की मुहिम चला रखी है, जैसे महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ में सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज, एटा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी, सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज और अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के नामकरण इसके उदाहरण हैं। ऐसे में कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण अगर भीमराव अंबेडकर के नाम पर हुआ तो बीजेपी इसे दलितों के बीच चुनावी मुद्दा बनाएगी और सामाजिक पार्टी के खिलाफ इसे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर जेल में बंद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी अब सरकारी घोषित होने वाली है। अब इस यूनिवर्सिटी पर पूरी तरह से सरकार का कब्जा होने वाला है, जिसकी मांग किसी और ने नहीं बल्कि कभी आजम खान के करीबी रहे बीजेपी के युवा नेता फसाहत अली खान ने की है। और इसके लिए एक अभियान भी चलाया जा रहा है। दरअसल रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई है और इस हस्ताक्षर अभियान के जरिए जौहर यूनिवर्सिटी को बंद नहीं करने की मांग की गई है। साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी घोषित कर दिए जाने की भी मांग की गई है। इसके लिए बच्चों के उज्जवल भविष्य की दलील दी गई और कहा गया है कि जौहर को बंद करने से अच्छा इसे सरकार अपने हिसाब से चलाए। यानी अब आजम के जौहर पर सरकार मुहर लगाने को तैयार हो सकती है इस मांग के बाद। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। आजम खान के जिस जौहर यूनिवर्सिटी की नींव सरकारी पैसे से पड़ी, जिस जौहर की जमीन पर आजम ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, उस जौहर की पोल खुलते ही अब सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पहले अवैध तरीके से निर्माण हुए समाजवादी पार्टी के दफ्तर को सील कर दिया गया, तो उसके बाद रामपुर पब्लिक स्कूल पर भी ताला लग गया है और इसी वजह से अब जौहर यूनिवर्सिटी के वजूद को कायम रखने के लिए सरकार से मांग की जा रही है। कभी आजम खान के करीबी रहे बीजेपी के युवा नेता फसाहत अली ने मांग की है, कहा है कि बच्चों के भविष्य को लेकर सोचना होगा। ऐसे में जौहर विश्वविद्यालय को बंद नहीं किया जाए, जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी घोषित किया जाए। इसके लिए अब हस्तक्षेप अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी घोषित करने की मांग की जा रही है। राम सेवन खेड़े में अभियान चलाने जा रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान, जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करेंगे कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी किया जाए, ताकि छात्रों का भविष्य अंधकार में न हो। लगातार जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं और वैसे भी 80% पैसा सरकारी ही लगा है इसमें। हम चाहते हैं कि अनियमितताओं के बाद सरकार के पास दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो बंद करे या ध्वस्त करे। तो हमारी मांग है सरकार से कि ना तो उसको बंद करी जाए ना ध्वस्त करी जाए, बल्कि अपने अंडर में लेकर यानी सरकारी करके इसको चलाया जाए। दरअसल आजम खान जेल में बंद है, लेकिन उन्होंने जिस तरह सरकारी पैसे को गलत तरीके से जौहर में लगाया, वो जांच के बाद दुनिया के सामने आ चुका है। ऐसे में फसाहत अली का कहना है कि किसी एक व्यक्ति की गलतियों की सजा वहां पढ़ने वाले छात्रों को नहीं दी जाए, क्योंकि वे देश का उज्जवल भविष्य है। तो फिर सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को अपने अधीन में लेकर चलाए, क्योंकि वैसे भी 80% से ज्यादा जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों और अन्य निर्माण में सरकार का ही पैसा लगा है। तो इसे सरकारी घोषित करने में किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। यानी अब आजम खान के हाथ से जौहर भी छिनने वाली है, जिसकी मांग आजम के कभी करीबी रहे फसाहत अली ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वही बस कंडक्टर पर हमला करने वाले बीटेक छात्र लारेब हाशमी पर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। लारेब न सिर्फ बेहद गुस्सैल स्वभाव का है, बल्कि आतंकी विचारधारा से भी प्रेरित है। लारेब हाशमी पाकिस्तानी चरमपंथी लीडर खादिम हुसैन का फॉलोअर है और उसके भाषणों ने उसे और भी ज्यादा उग्र और भड़काऊ बना दिया।
इस बीच पाकिस्तानी स्कॉलर से कनेक्शन पर कबूलनामा भी सामने आया। लारेब हाशमी ने कबूलनामे में कहा कि पाकिस्तानी स्कॉलर खादिम बरेलवी है, इसलिए उनको मानते हैं, वो पंजाबी बोलते हैं। उनकी आइडियोलॉजी हम सभी से मिलती है, वो बरेलवी है, इसलिए फॉलो करता हूं। साथ ही उसने ये भी कहा कि पाकिस्तानी स्कॉलर को नहीं जानता, सिर्फ इंटरनेट पर देख उससे प्रभावित हुआ है। साथ ही हमले को लेकर उसने कहा कि कंडक्टर ने जाति सूचक शब्द बोला था, इसलिए गुस्सा चढ़ गया तो हमला कर दिया। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। लारेब हाशमी ने कबूलनामे में और क्या क्या कहा है। प्रयागराज में सिटी बस के कंडक्टर पर चॉपर से जानलेवा हमला करने वाला छात्र लारेब हाशमी आखिर इतना क्यों बेखौफ हो गया? आखिर कैसे उसके अंदर इतनी हिम्मत और वहशीपन पनप गया? आखिर कहां से हमलावर लारेब हाशमी को इस मामले की हिम्मत मिली? इन सवालों के जवाब अब मिलने शुरू हो चुके हैं। दरअसल बीटेक का छात्र लारेब न सिर्फ कट्टरपंथ की तरफ झुकाव रखता था, बल्कि ऐसी हमलावर सोच को बढ़ावा देने वाले इस्लामिक स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी को फॉलो करता था। खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तानी चरमपंथी समूह तहरीक-ए-लब्बैक का संस्थापक है और कट्टरपंथी और उग्र सोच को बढ़ावा देता है। लारेब हाशमी न सिर्फ खादिम हुसैन रिजवी के भाषणों को सुनता था, बल्कि उससे बेहद प्रभावित था। शायद यही वजह है कि उसने खौफनाक कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। सर वो बरेलवी हैं, इसलिए फॉलो करते हैं। हम सबको जानते हैं? जानते नहीं हैं, बस ऐसे मतलब नेट पे देखे थे उनको। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ, उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे? बिल्कुल सर, वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए। आपने उनका वो भी कहा, उनका जिक्र भी किया था? जी सर, क्योंकि उन्होंने बात की थी, नबी की इज्जत की बात की थी, तो इसीलिए उनका बात कर रहे हैं। 24 नवंबर को इलेक्ट्रिक बस के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर बीटेक छात्र लारेब हाशमी ने चॉपर से हमला किया था। कोर्ट ने लारेब को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड पर भेजा है। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान हुए एनकाउंटर में लारेब को पैर में गोली लगी थी। यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए इंशाअल्लाह। हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है, जिसकी वजह से अभी इलाज के लिए उसे अस्पताल में ही रखा गया है। उधर पुलिस आगे की पूछताछ के लिए लारेब की हालत में सुधार के बाद कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल कर सकती है। वहीं पुलिस की एक टीम ने लारेब के परिवार से भी पूछताछ की है। लारेब के पिता एक पोएट्री फॉर्म चलाते हैं। परिवार ने माना कि लारेब बेहद गुस्सैल है। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारियों ने उससे इस संबंध में पूछताछ की है। आखिर ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है कि क्यों उसने चापर से जानलेवा हमला किया। क्या सिर्फ 8 रुपए का विवाद था या इसके पीछे और कोई वजह है? लेकिन जिस तरह उसने वीडियो वायरल किया था, उसको देखकर साफ लग रहा है कि वो जिहादी मानसिकता का है और इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने भी कार्रवाई करते हुए उसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। ये बात इसमें सामने आ रही है। उसके आतंकी कनेक्शन को लेकर एटीएस ने भी जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस की टीम ने लारेब के घर जाकर उसके कमरे की तलाशी ली और वहां से मिले कट्टरपंथी साहित्य को लेकर भी जांच की जा रही है। उधर अस्पताल में भर्ती घायल बस कंडक्टर की हालत में अब काफी सुधार बताया जा रहा है। पुलिस ने लारेब के कॉल डिटेल्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए भी जानने की कोशिश शुरू कर दी है कि क्या लारेब किसी तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल था या फिर किसी संदिग्ध के संपर्क में था। एटीएस की जो टीम है उसके घर से कई सामानों को जब्त किया है। डेस्कटॉप के साथ ही साथ चिप और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य चीजें बरामद की है। 2 मोबाइल और बैंक खातों की डिटेल
बरामद की गई है। लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी के संपर्क में था, उनके भाषणों को सुनता था, उससे प्रभावित था। उसको लेकर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उसने जो वीडियो बनाया था उसमें भी यही बात उसने कही है कि वो तहरीके लब्बैक का नाम बार बार ले रहा है और ये कहा था कि ये बचेगा नहीं। और इंशाल्लाह जिस तरह की उसने बातें कही थी उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं उसका ब्रेन वॉश किया गया है और इससे वो प्रभावित था। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।